नमस्कार। इस पाठ्यक्रम एक्सेस कंट्रोल जिसमें ग्रांट और रिवोक स्टेटमेंट जो कि डेटाबेस ऑडिटिंग एन्क्रिप्शन पार्ट 1 में मैं आनंद ताम्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर आपका स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान में हम DBMS में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो कि एक्सेस कंट्रोल है, हम इस एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रांट एवं रिवोक स्टेटमेंट का अध्ययन करेंगे तथा डेटाबेस के लिए ऑडिटिंग एवं इंक्रिप्शन क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल का उपयोग क्यों किया जाता है इत्यादि को समझने का प्रयास करेंगे। यह विषय वस्तु है जिसमें हम कोर्स कंटेंट कहते हैं। हम इसमें मुख्य रूप से एक्सेस कंट्रोल का परिचय, एक्सेस कंट्रोल की परिभाषा क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल का अर्थ और उसका महत्व डेटाबेस में क्या है एवं एक्सेस कंट्रोल में मूलभूत कौन कौन से तत्व या एलिमेंट्स होते हैं, उसी प्रकार एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत हम कौन कौन सी परमिशंस होती हैं जिसका विस्तार में अध्ययन करेंगे। कुछ प्रमुख अनुमतियां जिसे हम परमिशन भी कहते हैं, इसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट और डिलीट आदि अनुमतियों का उपयोग और उसका प्रभाव देखेंगे। अंत में हम यूज़र और रोल्स की परिभाषित करेंगे और यह किस तरीके से क्रियान्वित किया जाता है इसको हम अपने अध्ययन में शामिल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम एक्सेस कंट्रोल में सबसे पहले हम लोग ग्रांट स्टेटमेंट का परिचय देखेंगे, उसके पश्चात हम ग्रांट स्टेटमेंट का क्या उपयोग होता है और इसका महत्व क्या है। तत्पश्चात हम रिवोक स्टेटमेंट का परिचय समझेंगे कि रिवोक स्टेटमेंट का DBMS में किस तरीके से उपयोग करते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे कि रिवोक स्टेटमेंट का उपयोग और महत्व डेटाबेस में क्या होता है, जिसे सामान्य उदाहरण के तौर पर हम रिवोक अपडेट ऑन टेबल नेम फ्रॉम यूज़र नेम, यह एक उदाहरण है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि रिवोक एक कीवर्ड है जिसके उपयोग से हम एक टेबल नेम जो कि हमने यहाँ पर सिंटेक्स के रूप में लिखा हुआ है, जिसमें हमको टेबल नेम को बताना रहेगा, उस टेबल पर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि अपडेट है, जहाँ पर हम ये बताएंगे कि वो किस यूज़र के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि हम इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रायोगिक अनुप्रयोग जिसको कहते हैं, इसमें हम देखेंगे एक ग्रांट और रिवोक इनका प्रैक्टिकली हम कैसे उपयोग SQL के माध्यम से करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम एक्सेस कंट्रोल का परिचय जानते हैं। एक्सेस कंट्रोल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा एक्सेस कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि केवल वही यूज़र जो कि अधिकृत होते हैं या प्रोसेस के लिए मान्य होंगे ही डेटाबेस के ऑब्जेक्ट, वे ऑब्जेक्ट जिसे हम टेबल्स भी कहते हैं, व्यूज़ भी कहते हैं आदि पर कुछ प्रमुख रूप की क्रियाएं जैसे कि डेटा को पढ़ना, डेटा को जोड़ना, डेटा को अपडेट करना या हटाना, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नया रिकॉर्ड को ऐड करना, नए रिकॉर्ड या पहले से रखे हुए रिकॉर्ड को अपडेट करना या पुराने रखे हुए रिकॉर्ड को डिलीट करना, साथ ही साथ उस डेटा को एक्सेस करना कर सकते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल में सामान्य रूप से हम एक निश्चित किया जाता है कि वह यूज़र जो उस टेबल को एक्सेस कर रहा है वह वैलिड यूज़र हो और वह जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वह उसके लिए अधिकृत हो। द्वितीय पक्ष इसका कहता है कि एक्सेस कंट्रोल का इसका मुख्य उद्देश्य डेटाबेस के डेटा और उसके स्ट्रक्चर या संरचना की सुरक्षा और उसके उचित उपयोग को ही नियंत्रित करना होता है। हम इसे निम्नानुसार परिभाषित भी कर सकते हैं। हम डेटाबेस में एक्सेस कंट्रोल को निम्न दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। प्रथम, किसी डेटाबेस में किस यूज़र या किस ऑपरेशन या प्रोसेस को किस प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए अनुमति दी गई है, तथा द्वितीय तरीका यह है परिभाषित करने का कि यह एक विशेष प्रकार का नियंत्रण करने की प्रक्रिया है जो कि डेटा पर कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती हैं और इसे करने की
कौन सी अनुमति हमको मिली हुई है। इस प्रकार हम एक्सेस कंट्रोल को परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में हमने एक्सेस कंट्रोल का अर्थ और उसका महत्व बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा कंट्रोल का मुख्य रूप से जो अर्थ या कहना चाहिए महत्व है हमारी सिक्योरिटी। यह जो सिक्योरिटी रहती है टेबल या टेबल के अंतर्गत आने वाले डेटा को सिक्योर करना होता है, जिसमें मुख्य रूप से हम अनाधिकृत एक्सेस से सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। यह अनाधिकृत यूज़र वे होते हैं जो कहना चाहिए कि वो उस टेबल को यूज़ करने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं। एक्सेस कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि केवल वह यूज़र उसी डेटाबेस तक ही पहुंच सकता है या जो उसके लिए अधिकृत है। यह डेटा लॉस या अनाधिकृत डेटा देखने या उस पर बदलाव करने से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हम जब तक उसके लिए अधिकृत नहीं होंगे तब तक हम उस डेटा को किसी प्रकार का परिवर्तन चेंजेस हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारी कुछ सेंसिटिव डेटा जिसको हम संवेदनशील भी कहते हैं, इस सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ वित्तीय डेटा, कुछ व्यक्तिगत डेटा, या फिर हम इसको और या अलग से ले सकते हैं जिसमें चिकित्सा डेटा हो सकती है या कुछ ऐसी संवेदनशील जानकारियाँ जो हम नहीं चाहते कि किसी स्पेसिफिक यूज़र के अलावा किसी को उसमें जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, अगर मान लीजिए किसी फाइनेंस सेक्टर में किसी बैंक के लिए हम अगर कोई डेटाबेस बना रहे हैं तो उस डेटाबेस या कहना चाहिए उस बैंक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कई यूज़र उसमें जुड़े हुए होते हैं और हम उसमें एक यूज़र के फाइनेंस डिटेल या बैंकिंग डिटेल को हम किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं कर सकते। तो इस तरह के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए भी हम एक्सेस कंट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। अभी आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार कुछ व्यक्तिगत जानकारियाँ जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान नहीं करना चाहते या वह उसको उपयोग न कर सके, इस तरह के विशेष हमारी जब रिक्वायरमेंट आती है या हमारी ज़रूरत पड़ती है तब हम एक्सेस कंट्रोल का उपयोग करते हैं। एक्सेस कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि इसको केवल वही अधिकृत व्यक्ति को ही इसके अंतर्गत आने वाले डेटा को तक वो पहुंच सके, उसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेस न कर सके। इसके अगले रूप में या अगले हिस्से में हम समझ सकते हैं डेटा इंटीग्रिटी को। डेटा की सही स्थिति बनाए रखना यह प्रमुख कार्य होता है किसी भी एक्सेस कंट्रोल के लिए। जब डेटा में अनाधिकृत या गलत बदलाव होते हैं तो डेटा की इंटीग्रिटी, जिसको हम सत्यता और सटीकता, यह प्रभावित हो सकती है। तो उस स्थिति में हम एक्सेस कंट्रोल का उपयोग कर सकते हैं ताकि उसकी सत्यता और सटीकता बनी रहे। उसी प्रकार एक्सेस कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि केवल उचित यूज़र या कहना चाहिए वैलिड यूज़र ही उस डेटा को बदल सके या उस डेटा में बदलाव कर सके। जैसे कि डेटा को अपडेट करना हो, डेटा को डिलीट करना हो, डेटा में से अगर पुरानी डेटा को रिप्लेस करके किसी नए डेटा के साथ में उसको हमको क्या करना हो, अपडेट करना हो, तो यह सभी वही यूज़र कर सकता है जिसके लिए वो जिम्मेदार है या जिसके लिए वो एक्सेस परमिशन उसको मिली गई हो। इस प्रकार हम गलत बदलाव से भी हम अपने डेटाबेस को बचाव कर सकते हैं। इस प्रकार यह सिस्टम को यह सुनिश्चित करने में हमारी मदद करता है कि गलत या अनावश्यक परिवर्तन उस डेटाबेस में न हो, जिससे डेटा की गुणवत्ता और सटीकता बनी रहे। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कुछ विशेष कार्यों को अनुमति देना, यह विशेष कार्य हमारे देखा जाए तो डेटाबेस में जो ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन इसमें मुख्य रूप से होते हैं हमारे सेलेक्ट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन। जैसे कि मान लीजिए किसी डेटाबेस में किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना हो या फिर किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना हो या फिर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इस तरीके के सभी प्रकार के पूर्ण नियंत्रण जिसे हम ऑल प्रिविलेजेस के माध्यम से भी प्रदर्शित करते हैं, हम उस कार्य को अनुमति दिया जा सकता है। इससे हमको फ़ायदा यह होता है
कि सुनिश्चित हो जाता है कि हम अपने यूज़र जो कि जिम्मेदार होता है कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, वह केवल उन कार्यों को ही कर सके जो उसकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार है। इससे डेटाबेस के प्रबंधन करने में हमें आसानी होती है और यूज़र द्वारा की गई गतिविधियों को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। अगले इसके अर्थ और उसके एक्सेस कंट्रोल के महत्व के में कड़ी में हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक प्रमुख गतिविधि जिसको कहते हैं कि यूज़र की गतिविधि की भी निगरानी किया जा सकता है। अर्थात जब हमें ये पता लगाना हो कि किस यूज़र ने कौन से डेटाबेस पर ऑपरेशन को परफॉर्म किया है या करने का उसको अधिकार दिया गया है और कौन से यूज़र को उसके अधिकार नहीं हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम उस पर निगरानी रख सकते हैं और एक तरीके से उस एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियों को भी हम चेक या ट्रैक कर सकते हैं, जो कि डेटाबेस की प्रशासनिक गतिविधियों के लिए और ऑडिट के लिए उपयोगी होती हैं। इस प्रकार हम कोई भी मैनेजमेंट या कहना चाहिए कि किसी भी यूज़र के अपने अलग अलग रोल पर भी परमिशंस को अप्लाई करके, जिसको हम कंस्ट्रेंट या प्रतिबंधित या कहना चाहिए कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रबंध के माध्यम से हम उसको एक ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं ताकि वह डेटाबेस के उपयोग हम बड़ी सरलता से और प्रभावशाली पूर्वक उपयोग कर सकें, और यह सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कंट्रोल के कमांड्स के माध्यम से संभव है, जिसमें हम इसके अगली कड़ी में देखेंगे कि डेटाबेस में जो सिक्योरिटी है या सुरक्षा है वो एक्सेस कंट्रोल में किस तरीके से करने के पश्चात हम उसमें योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा योगदान रहता है कि हम डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत यूज़र ही संवेदनशील डेटा को देख या संपादित कर सकें, जिससे डेटा का लॉस होना या फिर उसका अवैध उपयोग से बचा जा सके। या अवैध उपयोग का तात्पर्य यह है कि हम ऐसे उपयोग के लिए कहना चाह रहे हैं कि जो वह उस डेटा को वह व्यक्ति उपयोग कर रहा है जो उसके लिए अधिकृत नहीं है, और इस तरीके से वह संवेदनशील डेटा को हम उसको सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, उसको कोई भी दूसरा यूज़र उसको एक्सेस कर पा रहा है, जो कि हमेशा हमारे डेटाबेस के लिए संवेदनशील है। इसको हम कह सकते हैं कि हम इस तरीके से डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ सिस्टम में व्यवधान को कम करना, यह कैसे होगा? जब केवल कोई उचित या वैलिड यूज़र ही उसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क या डेटाबेस ऑपरेशन, जिसमें हम डीएमएल ऑपरेशन कह सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन जैसे क्रियाओं को करे, तो डेटाबेस सिस्टम में व्यवधान और सिस्टम फॉल्ट की संभावना कम रहेगी। क्यों? क्योंकि यह ऑपरेशन वही यूज़र कर पा रहा है जिसके लिए वह जिम्मेदार है, और इसके अतिरिक्त कोई अन्य यूज़र इसको उस डेटाबेस या टेबल पर नहीं कर रहा है। साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल का जो मुख्य योगदान है वह नियमों का पालन करने, कानूनी और संगठनात्मक नियमों का पालन। कई इंडस्ट्री या उद्योगों में डेटा सुरक्षा से संबंधित उसमें कुछ न कुछ नियम जिसको हम लोग स्थापित करते हैं और वह उससे विनिमय होते हैं। एक्सेस कंट्रोल इन नियमों का पालन सुरक्षित करने में बड़ी मददगार होती है, जैसे कि डेटा प्राइवेसी कानून और आंतरिक सुरक्षा नीतियाँ। इसको भी हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सेस कंट्रोल का योगदान मिलता है। साथ ही साथ उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार लाना, उपयोगकर्ता को सही टूल्स देना। टूल्स सामान्य तौर पे वे कहलाते हैं जिसके माध्यम से हम अपने स्पेसिफिक कार्यों को कर सकें। इसी प्रकार एक्सेस कंट्रोल यूज़र को केवल उन टूल्स और सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, जिनसे उनके कार्यों में दक्षता बढ़ती है, कंट्रोल पावर बढ़ता है और डेटा भी सिक्योर रहता है, सुरक्षित रहता है।
अब हम देखेंगे कि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसको SQL क्वेरी के माध्यम से कैसे उपयोग करते हैं। SQL क्वेरी सामान्य रूप से हम लोग उसके लिए जो हमारा को दिया गया टूल होता है वो Oracle 10G 11G, इसे Oracle 9i में भी किया जा सकता है, बट ये नए वर्जन में भी बहुत ही आसानी से होते हैं। अब हम देखेंगे कि SQL क्वेरी में ग्रांट और रिवोक कमांड का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। सर्वप्रथम SQL में ग्रांट और रिवोक कमांड का उपयोग डेटाबेस के उपयोगकर्ता को अधिकार देने और उसे वापस लेने के लिए किया जा सकता है। यह कमांड विशेष रूप से डेटाबेस सुरक्षा को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात जब कभी भी हम किसी कमांड, कौन सा कमांड की जिसकी तात्पर्य कह रहा हूँ मैं यहाँ पर SQL कमांड, इस SQL कमांड में हम कौन से टेबल पर कौन सा परमिशन हमने उसको दिया हुआ है वह उस परमिशन के आधार पर ही क्रियान्वित होते हैं, जिससे उसके टेबल के जो डेटा हैं वो सुरक्षित रह सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस हमारे स्लाइड में एक हमने क्वेरी लिया हुआ है, जिसके माध्यम से हम सबसे पहले उपयोगकर्ता, जिसे हम यूज़र भी कहते हैं, उसको हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, जिसका सिंटेक्स निम्न प्रकार है। क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। यह कमांड के माध्यम से हम सर्वप्रथम यूज़र बनाएंगे और एक डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस का तात्पर्य यहाँ पर मैं टेबल से कह रहा हूँ, हर यूज़र अपने लॉगिन एरिया पर एक से ज़्यादा टेबल बना सकता है। उसमें व्यूज़ भी बना सकता है, उसमें सिनोनिम्स बना सकता है। इस तरीके से वो रिपोजिटरी क्रिएट करता है। अब हम देखेंगे कि यूज़र बनाने के पश्चात वह यूज़र अपने लॉगिन एरिया में टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद कोई दूसरा यूज़र, इसी कमांड के माध्यम से हमने एक से ज़्यादा यूज़र को क्रिएट कर लिया, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 अप टू n नंबर। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमने एक आनंद नाम का यूज़र बनाए हैं, उसका सिंटेक्स हमने लिखा हुआ है क्रिएट यूज़र आनंद आइडेंटिफाइड बाय टाइगर। ये हमारा एक सिंटेक्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें प्रदर्शित होता है कि आनंद नाम का एक यूज़र है जिसका पासवर्ड है टाइगर। अब हम जब कभी भी अपने मशीन में SQL को लॉगिन करेंगे तो हमारे लिए यह यूज़र आनंद लॉगिन प्रॉम्प्ट में जाएगा एज ए यूज़र नेम जाएगा, और उसका जब पासवर्ड पूछा जाएगा तो हम वहाँ पर टाइगर को टाइप करेंगे। जैसे ये दोनों कॉम्बिनेशन मैच होगा तो हमारा लॉगिन एरिया ओपन हो जाएगा। अब हम उस लॉगिन एरिया पर हम संबंधित कार्य को करने के लिए फ्री रहेंगे या जिम्मेदार रहेंगे। अब हम देखेंगे कि जब एक बार उपयोगकर्ता यूज़र बन जाता है तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे हम DBA के नाम से भी कहते हैं, यह उपयोगकर्ता को कुछ विशिष्ट सिस्टम या विशेषाधिकार, जिसे हम सिस्टम प्रिविलेजेस कहते हैं, प्रदान कर सकता है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ग्रांट प्रिविलेज प्रिविलेज 1, प्रिविलेज 2 अप टू n टू यूज़र 1, यूज़र 2 अप टू यूज़र n। और यहाँ पर हमने उसके लिए लिखा है रोल्स एंड कुछ पब्लिक ऑप्शन। यह सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, सिस्टम प्रिविलेजेस को किसी यूज़र के लिए प्रोवाइड करते हैं। अगला जो स्लाइड है वो यह बताता है कि ग्रांट कमांड का उपयोग किसी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता के समूह को किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल में देखा होगा कि जब कभी भी हम लोग टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के बाद एक कमांड होता है जिसको हम बोलते हैं DESC के बाद हम जब टेबल नाम का देते हैं तो आप उसको जब एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर वो उसको एक तरीके से वो ऑब्जेक्ट कहता है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में हमने देखा है कि हम उसको टेबल भी कह सकते हैं। दृश्य का तात्पर्य यहाँ पर व्यू से है। स्कीमा, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसका रिप्रेजेंटेशन उसके कॉलम और उसके रिकॉर्ड से किस तरीके से, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको, स्कीमा को। तालिका का तात्पर्य टेबल से है और दृश्य का तात्पर्य, जैसे मैंने आपको बताया, एक व्यू से है। इत्यादि पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कुछ प्रिविलेजेस को दिया जा सकता है।
वह है कमांड हमारा ग्रांट कमांड। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ग्रांट की कुछ विशेष या प्रमुख विशेषाधिकार होते हैं जो कि निम्न हैं। सबसे प्रथम आता है हमारा सेलेक्ट, जिसे हम कहते हैं डेटा को पढ़ने की अनुमति। इंसर्ट, डेटा को डालने की अनुमति देना, यह हम किसी डेटा पर किसी टेबल पर डेटा को इंसर्ट करते हैं। अपडेट, अपडेट का तात्पर्य डेटा को अपडेट करने की अनुमति प्रदान करना है। उसी प्रकार डिलीट, डिलीट का तात्पर्य डेटा को डिलीट करने की अनुमति को प्रदान करना है। या फिर हमारा एक कीवर्ड है दैट इज ऑल, जो कि उपरोक्त दिए गए सभी विशेषाधिकारों को से प्रदर्शित हो रहा है। अब हम इस स्लाइड के माध्यम से हम कुछ उदाहरण प्रायोगिक अभ्यास करके देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट्स है, और अब हमें चाहते हैं कि उपयोगकर्ता, जिसे हम यूज़र 1 से आइडेंटिफाई किए हुए हैं, को इस टेबल पर डेटा को पढ़ने की अनुमति होना चाहिए। उसके लिए हमने कमांड दिया है ग्रांट सेलेक्ट। सेलेक्ट वह है जिसके माध्यम से हम उसको बता रहे हैं कि वह उसको क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। कौन से टेबल पर? वह टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। किसके लिए? यूज़र 1 के लिए। उपरोक्त क्वेरी से हम यूज़र 1 को स्टूडेंट्स तालिका से डेटा पढ़ने का अधिकार मिल जाएगा। इस कमांड के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे एक टेबल में के डेटा को पढ़ने का अधिकार किसी यूज़र को दिया गया है। उसी प्रकार रिवोक कमांड का उपयोग हम कैसे करते हैं, यह बताने का हमने प्रयास किया हुआ है। रिवोक कमांड का उपयोग किसी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं के समूह से किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट पर विशेषाधिकार को वापस लेने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट का तात्पर्य टेबल, व्यूज़, सिनोनिम्स इस तरीके से होते हैं। अब हम उसमें से कोई भी विशेषाधिकार अगर हमने दिया हुआ है तो हम उसको रिवोक कमांड के माध्यम से वापस लिया जा सकता है, जिसे हम इस आसानी से इस कमांड के माध्यम से समझा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमने यूज़र 1 को, जो कि पहले क्रिएट हुआ होगा, इस यूज़र 1 को स्टूडेंट, इसके अंदर हमने एक टेबल बनाया जिसका नाम है स्टूडेंट। अब यह स्टूडेंट नाम का टेबल पर एक विशेषाधिकार, जिसको हम प्रिविलेजेस कहते हैं, वह है हमारा सेलेक्ट कमांड दिया गया है। और अब हम उन विशेषाधिकार को वापस लेना चाहते हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि हमारे द्वारा दिया या किसी विशेष यूज़र द्वारा दिया गया कोई विशेषाधिकार का दुरुपयोग होने की संभावना अगर हमको दिखती है जो यूज़र्स को हमने प्रदान किया हुआ है, तब हम रिवोक कमांड के माध्यम से ही दिए गए उस विशेषाधिकार को कमांड के माध्यम से वापस ले सकते हैं। इसका सिंटेक्स होता है रिवोक, फिर जो आपने उसको प्रिविलेज दिया है दैट इज सेलेक्ट, कौन से टेबल के लिए दिया है और किस यूज़र को दिया है, जिसे हम लिख सकते हैं रिवोक सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूज़र 1। उपरोक्त दिए गए क्वेरी में यूज़र 1 से स्टूडेंट्स तालिका टेबल पर हमने डेटा पढ़ने का अधिकार वापस ले लिया गया है। मैंने यह स्लाइड्स में कुछ रिवोक और ग्रांट कमांड के समरी को मैंने बताने का प्रयास किया है। अभी तक हमने देखा कि जब कोई यूज़र क्रिएट होना है, वह यूज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है। यूज़र को क्रिएट करने के पश्चात हम उस यूज़र के माध्यम से उसमें बहुत सारे टेबल्स, या कहना चाहिए एक या एक से ज़्यादा टेबल बना सकते हैं, और वह टेबल कोई ना कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट को लेकर भी बनाया जा सकता है कि वो टेबल की उपयोगिता क्या है, वह टेबल किस प्रकार का उपयोग में आने वाला है। उसके हिसाब से हम उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के बाद हम उसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। अर्थात रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद यह हो सकता है कि वो 100, 2000 या 1000 या 500 इस तरीके से उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो। अब यह इंफॉर्मेशन जो हमने उस टेबल पे स्टोर किया हुआ है,
उस इंफॉर्मेशन को हम किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो वह शेयर करने के लिए जिस यूज़र के अंतर्गत में वो टेबल बना है, हम उस टेबल को किसी दूसरे यूज़र को दिए गए स्टेटमेंट, वह है हमारा ग्रांट स्टेटमेंट के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, वह विशेष अधिकार दे सकते हैं, जिससे वह हमारे टेबल को एक्सेस कर सके। और हमें अगर लगता है कि वह उसमें कुछ डेटा को अपडेट कर सके या डिलीट कर सके या कोई नया रिकॉर्ड को ऐड ऑन कर सके, तो ये सारे विशेष अधिकार ग्रांट कमांड के माध्यम से एक यूज़र किसी दूसरे यूज़र को आसानी से दे सकता है। तत्पश्चात अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि हमें उन दिए गए विशेष अधिकार को अगर वापस लेना है, तो वह वापस लेने का अधिकार जिस यूज़र ने दिया था वो उसके पास रहेगा। उसको करने के लिए हमारे पास रिवोक स्टेटमेंट होता है या रिवोक कमांड होता है, जिसे हम एसक्यूएल की किसी भी टूल जैसे कि ओरेकल 10G, 11G, ओरेकल 9i इस तरीके के टूल्स के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं और दिए गए परमिशन को हम वापस ले सकते हैं। इससे हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उसको एक्सेस कंट्रोल को प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं। इसी में एक और हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यूज़। व्यूज़ को आपने लेक्चर में या कहना चाहिए किसी वीडियो में आपने देखा होगा। व्यू का शाब्दिक अर्थ होता है विजुलाइज करना। यह डेटा का या कहना चाहिए टेबल का एक तरीके से डुप्लीकेट फोटोकॉपी जैसे उपयोग होता है। हम ऐसे एक से ज़्यादा किसी टेबल का एक से ज़्यादा व्यू बनाकर हम उनको भी एक्सेस के देकर हम उसमें डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें ओरिजिनल डेटाबेस में जो भी डेटा आपके पास है उसके अलग अलग व्यू, जिसको अलग अलग यूज़र अपने हिसाब से उपयोग करते हैं, यह भी एक तरीके के एक्सेस कंट्रोल का प्रभावी ढंग से मैनेज करने का एक टूल है या एक तरीका है, जिसे हम व्यूज़ के माध्यम से भी कह सकते हैं। ओवरऑल यह एक्सेस कंट्रोल और इसमें जो हमने ऑडिट के लिए हमने इंक्रिप्शन पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे यूज़र बनाना है, ग्रांट करना है और दिए गए ग्रांट को रिवोक करके हम उसको वापस ले सकें। इसी कड़ी में हमने व्यूज़ को भी देखा, व्यूज़ को क्रिएशन देखा। यह व्यू जिस प्रकार से टेबल क्रिएशन के लिए जो कमांड यूज़ होते हैं, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट टेबल नेम, यह होता है हमारा कमांड के लिए। और अगर मान लीजिए हमें कोई डुप्लीकेट टेबल बनाना होता है तो हम क्रिएट टेबल नेम एज सेलेक्ट एज टिक या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको बना सकते हैं। अब वैसे ही हम व्यूज़ क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास DDL कमांड होते हैं और DDL कमांड के पश्चात में हम कभी किसी के स्ट्रक्चर में कोई नई चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं और उसके डेटा टाइप को भी हम अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वह उसके रूल में या नियम के तहत होना चाहिए। अब हमने व्यू को भी क्रिएट करना सीख लिया। व्यू के अंतर्गत होने वाले कार्य जो कि होता यह है कि हम एक टेबल के प्रतिरूप बनाकर हम उनको अलग अलग यूज़र को दे देते हैं और एक यूज़र को अपने अंडर में किए गए कार्यों की जानकारी दूसरे यूज़र को उसके अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी से कोई संबंध नहीं होता। हर यूज़र ये सोचता है कि मैं अपने अंडर में जो काम कर रहा हूँ या अपने लॉगिन एरिया में जो काम कर रहा हूँ या कार्य कर रहा हूँ वह उसके अंतर्गत हो रहा है, लेकिन उसमें जो कार्य हो रहे हैं वह उसके दूसरे यूज़र को परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार हम अपने डेटा को सिक्योर भी कर सकते हैं और हमें जानकारी भी रहेगी कि किस यूज़र ने कौन कौन सा ऑपरेशन किस टेबल पर कब अप्लाई किया हुआ है। तो ये हो गया व्यूज़। और इसमें हम एक और देखेंगे जिसको हम अगले अपने अध्ययन के पार्ट में हमने रखा हुआ है, वो है पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम इसके प्रैक्टिकल को हम और भी डिटेल में देखेंगे कि कैसे वो ऑडिटिंग के लिए या इनक्रिप्शन के लिए वह कार्य करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।